दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। खुशियों के पल के बीच गम का भी सिलसिला बना रहता है, लेकिन इस दौर से जो गुजर जाता है वही असली बाजीगर कहलाता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही झकझोर देने वाली दास्तां को बयां करती है, जिसे देखने के बाद आपको जिंदगी में जीने की एक नई उम्मीद नजर आने लगेगी। मूवी का नाम है योलो। कहानी की शुरुआत चाइना के शिनजैंग बॉक्सिंग क्लब से होती है, जहां आज एक ऐतिहासिक मैच होने वाला था। एक लड़की उसके लिए तैयार थी और तभी स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डुलेंग का नाम पुकारा जाता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही कहानी का दृश्य बदल जाता है और हमें एक लड़की से रूबरू कराया जाता है। लड़की का नाम लेइंग होता है, जो दुनियादारी की फिक्र किए बगैर एक कमरे में आराम फरमा रही थी। मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कब सुबह हुई और कब शाम, उसे तो बस सोना है। वो इतनी आलसी थी कि खाने और सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन लेडा घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में उसके कजिन डोउ डोउ और माँ मिसेस जू से उसकी नाकामी और आलसपन की चर्चा कर रही थी। वो लेइंग को कैमरे में दिखाते हुए कहती है, मैंने एक से बढ़कर एक आलसी लोगों को देखा, लेकिन मेरी बहन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कजिन डोउ डोउ के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या पूरे दिन सोने के बाद भी उसे रात में नींद आ जाती है। लेडान कहती है, तुम लोग नहीं जानते, उसे इस काम में महारत हासिल है। ये समझो वो कलयुग की कुंभकर्ण है। दरअसल डोउ डोउ एक शो में काम किया करती है, जिसमें वो लोग बेरोजगारों का इंटरव्यू लेकर उन्हें काम दिलाने में मदद करते थे। मिसेस जू डोउ डोउ से गुजारिश करती है कि वो उसकी बेटी की कहीं न कहीं नौकरी लगवा दे। डोउ डोउ कहती है कि आप परेशान मत होइए, हमारी कंपनी ऐसे ही लोगों की मदद करती है। पिछले महीने तो हमने अपने शो के जरिए 150 किलो के एक आदमी को रोजगार दिलाया था, इसलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। डू लेइंग का वजन उसके काम में बिल्कुल भी आड़े नहीं आएगा, बस उसे एक अच्छा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके बाद मैं उसे अपने बॉस को दिखाकर अपने शो में बुलाऊंगी, जहाँ पर कोई ना कोई उसके हालातों को देखकर काम दे देगा। इसी दौरान सीढ़ियों से धड़ाम की आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कोई भारी भरकम चीज नीचे गिर रही हो, पर मालूम पड़ता है कि ये किसी सामान की आवाज नहीं, बल्कि डू लेइंग के नीचे उतरने की आवाज थी, जो आधी नींद में अपनी माँ से पूछने आई थी कि आखिर खाना कहाँ रखा है, और फिर वो ऊपर चली जाती है। इसके बाद हम डोउ डोउ के जॉब सीकिंग शो को देखते हैं, जहाँ पर लेइंग को जबरदस्ती बैठाकर सवाल किया जाता है कि पिछले 10 साल से तुमने कॉलेज छोड़कर रखा है, क्या इस बीच आपने बाहर जाकर नौकरी की तलाश नहीं की। जिस पर उसकी माँ रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत ही होशियार है, बस मैं और मेरे पति ही बिजनेस में इतने मशरूफ हो गए कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये कहकर वो मगरमच्छ के आंसू रोने लगती है। ये सब नौटंकी लेइंग को बिल्कुल भी रास नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उनकी भी नहीं मानती, जिस पर बड़ी बहन लेडान उसे उम्र दराज, नकारा, आलसी और ना जाने क्या क्या कहती है। मगर फिर भी डू लेइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाहर चली जाती है। बाहर लेइंग अपने बॉयफ्रेंड चैन और जिगरी दोस्त लिली को मिलने के लिए बुलाती है, इस बात से अनजान कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। उसका संबंध लिली के भी साथ है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने उन दोनों को एक साथ क्यों बुलाया, कहीं लेइंग को उनके अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर तीनों रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, जहाँ पर लेइंग गुस्से में एक के बाद एक बियर पीते जा रही थी। वो उन्हें बताती है कि उसकी माँ और बहन मिलकर उसके लिए कोई काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो इसके लिए मुझे एक शो में भेजना चाहते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, और ये जरूरी बात ब्रेकअप की ही थी। लिली उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर लेइंग उसे रोकती है। लिली फिर भी उठने की कोशिश करती है, मगर लेइंग के लिए उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। जो बात होगी वो सामने होगी, पर बेचारी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात रिश्ते को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की होने वाली है। शैन इस बात को और नहीं टाल सकता था। वो लेइंग से सीधे कह देता है कि उसे ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही, ऊपर से और भी आलसी होती जा रही है, जिससे अब उनकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। शैन की बात सुनकर लेइंग को अंदाजा हो जाता है कि जरूर उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है, क्योंकि ऐसा वो कभी नहीं करता था। आखिर वो तो पहले से ही ऐसी ही थी। वो शैन से पूछती है कि कौन है वो लड़की। शैन हल्का सा हिचकिचाता है। लेइंग कहती है, ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही देख लेती हूँ, और उसका फोन उठा लेती है। उसने फोन खोला ही था कि सामने वॉलपेपर पर उसकी दोस्त लिली की फोटो और मैसेज दिखाई देते हैं। लिली उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। अब कहने को कुछ नहीं था। लेइंग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है।
तभी लिली कहती है कि हम इस महीने की 8 तारीख को शादी कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा, वरना लोग मुझे घर तोड़ने वाली चुड़ैल कहेंगे। ये सुनकर तो लैंग को और बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी मतलबी है, खुद अपने ही पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। बेचारी लैंग को पहले परिवार, फिर बॉयफ्रेंड और अब उसकी दोस्त लिली एक एक कर सभी ने आज उसे चौंका दिया था। भूखी प्यासी पूरे रास्ते शहर की एक एक कोने में घूमती है, फिर रात में वापस घर आकर रोजाना की तरह सो जाती है। सुबह लेडान अपनी बहन के खाने के लिए चिकन विंग लाई थी और बेटी जूजी को उसे उठाने के लिए कहती है, पर आज इतना प्यार उसे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपनी कल की गलती के लिए शर्मिंदा थी, बल्कि उसे दादी जी के द्वारा लैंग के नाम हुआ अपार्टमेंट अपने नाम करवाना था। दरअसल लेडान एक तलाकशुदा महिला थी और उसे अपनी बेटी जूजी को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाना था, इसलिए शहर में जमीन होना बहुत जरूरी है और लेडान के पास वो नहीं थी। अब नातिन जूजी की बात थी, इसीलिए माँ डू लैंग से मकान के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। मासूम लैंग बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए हाँ भी कर देती है। आखिर भतीजी जूजी की पढ़ाई का जो सवाल था, माँ कहती है, बेटी तुम्हारी बहन बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। उसके पति ने डाइवोर्स देने के बाद उसे पैसा देना भी छोड़ दिया, अब कैसे वो अपनी आगे की जिंदगी संवारेगी। लैंग कहती है, इसमें उसके पति की क्या गलती है? शादी के बाद उसने अपने पति को जब धोखा दिया तो अब उससे प्यार और ख्याल दोनों की उम्मीद कैसे रख सकती है? ऊपर से जूजी भी उसकी अपनी औलाद नहीं है, तो फिर वो क्यों ही बच्ची की परवरिश का खर्चा उठाएगा? छोटी बहन से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर वो तिलमिला जाती है और कहती है कि तुम्हें फिर से मेरे ऊपर आरोप लगाने का बहाना मिल गया। आखिर यहाँ पर धोखा कैसे बीच में आ गया? यहाँ तो मेरी बच्ची की स्कूलिंग की बात हो रही है। लैंग बोलती है, इसमें मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, तुम्हें मुझसे थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेडान कहती है कि आखिर तुम उस घर का करोगी भी क्या? 32 साल की हो चुकी हो और कुछ ही सालों में बूढ़ी हो जाओगी। ना तुम्हारा कोई बच्चा है और ना ही पति, माँ बाप के रहमो करम पर पल रही हो। मेरे धोखे की बात कर रही हो, मैंने धोखा दिया क्योंकि मैं दे सकती थी, मैं उस लायक हूँ, तुम तो उसके भी लायक नहीं। देखना एक ना एक दिन चैन भी तुमको छोड़ ही देगा। ये सुनकर लैंग को गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों बहनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। कुछ मिनट में घर अखाड़ा बन जाता है। माँ डू जोर से चिल्लाकर उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि अगर अब किसी ने भी लड़ाई की तो दोनों को घर से निकाल दूंगी। लैंग बोलती है कि अपनी बेटी को अपने पास रखो, मैं खुद यहाँ से चली जा रही हूँ, और फिर वो कमरे में अपना सामान पैक करने लगती है। माँ डू उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पता है इस बार लेडान की गलती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर दुनिया देखो। वो उसे कुछ पैसे भी थमाती है, लेकिन जिद्दी लैंग एक फूटी कौड़ी लिए बगैर वहाँ से चली जाती है। कहाँ जाना था, क्या करना था, ना मंजिल का कोई पता था और ना ही ठिकाना। बस उसने अपने जूते पहने और चल दी एक अनजान सफर की तरफ। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और 2500 यान में नजदीक के एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात शिजी नाम की एक महिला से होती है जो उसी के साथ काम कर रही थी। दोनों वी चैट पर एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। शिजी को प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं दिखती, जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है? जिस पर लैंग बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने आज तक कोई फोटो शेयर नहीं की। शिजी उसे समझाते हुए बोलती है कि बहन, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं जितना तुमने इसे बनाकर रखा है। और फिर दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। शाम को रेस्टोरेंट का मालिक लैंग को अपनी गाड़ी की चाबी देकर उसमें रखी हुई सिगरेट लाने को कहता है। लैंग गाड़ी को अनलॉक करके सिगरेट लेने के लिए उसमें दाखिल होती है तो वो देखती है कि एक आदमी सामने टॉयलेट कर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि नजदीकी जिम के कोच हाउ होते हैं। उन्हें देखकर लैंग कार में छुपने लग जाती है और इसी दौरान अचानक से लैंग के हाथों कार का हॉर्न दब जाता है और फिर उसकी हेडलाइट और फिर वाइपर, जिससे हाउ काफी असहज महसूस करता है। मगर किस्मत की मारी बेचारी लैंग ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी। हाउ जल्दी से टॉयलेट करके उसके पास आकर पूछता है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है? अब क्या कोई कोने में टॉयलेट भी नहीं कर सकता? मैं मानता हूँ कि इस तरह खुले में टॉयलेट करना गलत है, लेकिन ये मेरे लिए इमरजेंसी थी। लैंग कहती है कि माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं कार को ऑपरेट करना नहीं जानती और गलती से बटन दबने की वजह से ऐसा हो गया था। क्या आप इसे बंद करने में मेरी मदद कर सकते हैं? अब हाउ काफी कॉन्फिडेंट होकर कार में बैठता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे भी कार चलानी नहीं आती थी। कुछ कोशिशों के बाद तंग आकर वो बाहर निकलता है और कहता है कि इसके मालिक से कह दो, वही इसे सही करेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। पर जाते जाते अपना बॉक्सिंग ग्लव्स वहीं भूल जाता है।
अगली सुबह लेंग उन बॉक्सिंग ग्लव्स को लेकर हाओ के जिम में आती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि वो कोई कस्टमर है और लेंग को बॉक्सिंग कोर्सेज के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ हाओ पहुँचता है और वो उसे उसके ग्लव्स वापस करती है। हाओ इसके लिए धन्यवाद कहता है और पूछता है कि क्या आपको बॉक्सिंग पसंद है, जिस पर लेंग हल्का सा सिर हिलाती है तो वो उसे पूरे साल का सेशन 300 यॉन में देने का कहता है। बेचारी लेंग, जिसके पास अभी तक 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं है, आखिर वो बॉक्सिंग कैसे सीखेगी। बात को टालते हुए वो ये कहकर मना कर देती है कि मैं सोचकर बताऊंगी, मगर फिर भी रिसेप्शनिस्ट उसे वी चैट पर एक ग्रुप में ऐड कर लेती है, जिसमें कोच हाओ भी मौजूद थे। उधर जिम का मालिक हाओ को काफी खरी खोटी सुना रहा था, क्योंकि इस महीने वो एक भी मेंबरशिप लेकर नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि हाओ के पास कोई काबिलियत नहीं थी, वो पूरे जिम का सबसे बेहतरीन कोच था, लेकिन लोगों से मीठी मीठी बातें कर करके उन्हें अपनी बातों में फंसाकर मेंबरशिप दिलाने की कला उसके पास नहीं थी। मालिक कहता है कि मैं नहीं जानता, कल तुम सब अपने अपने क्लाइंट्स को जिम में बुलाना, मैं एक छोटा सा समारोह रख रहा हूँ जिस पर मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अच्छा होगा कि तुम लोग उन्हें मेंबरशिप के लिए मोटिवेट करो। लेंग, जो कि हाओ की प्रोफाइल चेक कर रही थी, उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम कल बिजी हो। लेंग कहती है कि नहीं, तो वो उसे पार्क में घूमने के लिए बोलता है। लेंग इसके लिए राजी हो जाती है। लेंग मन ही मन हाओ पर फिदा थी और उससे मिलने के लिए बेताब थी, और वो ये बात अपने साथ काम कर रही शीजी को भी बताती है, जिस पर शीजी उसे समझाती है कि ये कोई डेट वेट नहीं है, बल्कि सारा खेल एक नई मेंबरशिप के लिए है। मैं यहाँ काफी टाइम से काम कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग मेंबरशिप के लिए क्या क्या करते हैं। शीजी कहती है कि पहले मैं एक बार्बर की शॉप पर काम करती थी, वहाँ पर मेंबरशिप दिलाने के लिए मुझे क्लाइंट्स को बाहर इनवाइट करने के लिए कहा जाता था, लेकिन मेरी शक्ल की वजह से मुझसे कोई भी मिलने नहीं आता। ये सारा खेल मार्केटिंग का है, या तो कोई तुमसे मेंबरशिप के लिए बात कर रहा होगा या फिर उसे तुम्हारे साथ रात गुजारनी होगी। वेल, लेंग को शीजी की बातें अंदर ही अंदर दुख पहुंचाती है, मगर वो फिर भी हाओ से मिलने के लिए पार्क में पहुंचती है। थोड़ी देर में ही वहां हाओ भी आ जाता है। दोनों बिना कुछ बोले ही चलते जा रहे थे। लेंग को लगता है कि शीजी गलत कह रही थी। हाओ कोई मेंबरशिप प्लान के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए आए थे, लेकिन थोड़ी दूर और चलने पर उसकी गलत फहमी दूर हो जाती है। सामने बहुत ही बड़ा शो हो रहा था, जहां शिनिल फिटनेस के प्रमोशन के लिए ट्रेनर्स अपने अपने क्लाइंट्स का झुंड लेकर आए थे। हर कोई क्लाइंट्स को रिझाने में बिजी था, और शायद हाओ भी लेंग के भरोसे यहाँ अपनी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल मेंबरशिप की बात उठाने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। लेंग पूछती है कि आपके सारे साथी यहाँ इतने बिजी हैं, आप यहाँ अकेले मेरे साथ बैठे हैं, क्या आपके बॉस आप पर गुस्सा नहीं करेंगे? हाओ कहता है कि मैं ज्यादा दिन अब यहाँ नहीं रहने वाला, बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने कोई भी मेंबरशिप नहीं चलाई। मैं बॉक्सिंग सिखाना चाहता हूँ, सेल्समैनी करना नहीं। बॉक्सिंग अलग चीज है और मार्केटिंग एक अलग चीज है। वो कहता है कि लोगों के अपने सपने होते हैं और उन्हें उन सपनों को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहिए। लेंग उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने सपनों के बारे में सोचने लगती है और हाओ से ट्रेनिंग लेने का फैसला करती है। बस फिर क्या था, लेंग की जिंदगी का नया दौर शिनिल फिटनेस जिम से शुरू हो जाता है, जहां पर एक तरफ बाकी कोच अपने क्लाइंट्स को बॉक्सिंग कम और रिझाने में ज्यादा बिजी थे, वहीं हाओ का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था। वो रोजाना के 4 से 6 घंटे लेंग पर बहा रहा था, ईमानदारी से अपने काम को निभा रहा था। लेंग उस पर जितनी फिदा थी, उतनी ही जिम की रिसेप्शनिस्ट भी हाओ पर जान छिड़कती थी, पर वो इन सब चीजों से अनजान थी। हाओ सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। इस कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी का फल उसे इस तरह से मिलता है कि अपने साथी कोच टियानफू को शिनिल फिटनेस बॉक्सिंग मैच में हराने के बावजूद भी टियानफू को जिम की तरफ से राज्य स्तर खेलों के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। बेचारा हाओ चंद बियर की बोतल के साथ इस दुख को भी पी जाता है। उसके पास जिंदगी में करने को कुछ नहीं था सिवाय जीत के, लेकिन आज भी वो हार गया, जिसका गम उसे हमेशा रहेगा। हालांकि यहाँ लेंग भी उसके दर्द को समझ सकती थी। लेंग को लगता है कि आज हाओ ही मैच का विजेता था, पर हाओ कहता है नहीं, टियानफू अच्छा खेला, वो मेरा ही दोस्त है, मैं उसके लिए खुश हूँ। पर कुछ देर बाद जब बियर अपना काम करती है तो सुरूर बदल जाता है और हम चिल्लाते हुए हाओ को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि टियानफू को ठीक से बॉक्सिंग ग्लव्स तक पकड़ना नहीं आता। मेरे सामने वो बच्चा है, बॉस ने उसे इसीलिए चुना क्योंकि वो और अधिक मेंबरशिप बेच सके। हैरत की बात तो ये है कि वो डरपोक तो आगे भी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत मारा जाएगा। क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है? ईमानदारी और मेहनत की कोई जगह नहीं,
और फिर वो वहीं पर नशे में गिर जाता है, जिसके बाद लेइंग उसे उठाकर घर लाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह आंखें खुलने पर वो लेइंग से कहता है कि अब मैं जिम नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और हाँ, रिसेप्शनिस्ट से कहकर तुम्हें दूसरे कोच को रेफर कर दूंगा। साथ ही साथ काम पर जाने से पहले मुझे अपने घर की चाबी देते जाना, मैं अपने बाकी के सामान जिम से उठाकर लाऊंगा। शाम को लेइंग टियानफू से मिलती है और उससे कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी जगह राज्य स्तर के खेलों में हाओ को भेज दो। टियानफू कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। लेइंग बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मार खाने से डर लगता है और ये सब तुम जिम से मिलने वाले 5000 यॉन के बोनस के लिए कर रहे हो। वो रकम मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम्हें अपनी जगह हाओ को रिकमेंड करना होगा। पैसे का नाम सुनकर टियानफू सीधा पॉइंट पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, और ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी शक्ल नहीं बर्बाद करनी। बाकी 5000 यॉन तुम मुझे बोनस, फीस और अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करो, जिससे कि किसी को पता ना चले कि आखिर मैंने किसके लिए पैसे लिए हैं। उसी शाम लेइंग के पास हाओ का फोन आता है, जो उसे खुशी खुशी बता रहा होता है कि देखा, एक दिन में जिम नहीं गया तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। उन्हें लगता है कि टियानफू जिम के लिए मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा, इसीलिए वो मुझे उसकी जगह पर राज्य स्तर के खेलों के लिए भेज रहे हैं। ये सुनकर लेइंग काफी खुश हो जाती है। आखिरकार उसका जुगाड़ काम कर गया। वो हाओ की खुशी के लिए हर वो चीज करने की कोशिश करती है जो कुछ उसके बस में होता है, फिर चाहे बॉस से एडवांस ही क्यों ना लेना हो या फिर उसके लिए एक बैलेंस डाइट को तैयार करना। लेइंग ने उसकी सफलता के आड़े आ रही सभी मुश्किलों को खुद चुनौती समझकर स्वीकारा। आखिरकार मैच का पहला दिन आ जाता है। लेइंग हाओ से मिलने उसके कमरे में जाती है और देखती है कि एक व्यक्ति उसे पैसे दे रहा होता है। शायद ये रकम आज मैच हारने की थी। हाओ बताता है कि कुछ दिन पहले वैंगक्वांग के पिता मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि ये मैच उनके बेटे के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मैच मैं हारता हूँ तो मुझे 30,000 यॉन देंगे। अगर मैं उनसे पैसे लेने के लिए मना कर देता तो वो रेफरी को खरीद लेते, इसीलिए मैंने खुद ही हाँ कर दी। और 30,000 यॉन बहुत बड़ी रकम होती है, इसे मैं अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं कमा सकता था, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। लेइंग कहती है, लेकिन बॉक्सिंग तो आपका सपना है, आपने ही तो कहा था कि आप एक बार जीतना चाहते हैं और आज वो मौका आपको मिला है। हाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगा, अभी मेरे लिए पैसा जरूरी है। हाओ इस बात से अनजान होता है कि उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बेचारी लेइंग ने कितने पापड़ बेले हैं। उल्टा खुद 2 महीने का एडवांस लेकर बैठी है, उसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं। लेइंग कहती है कि शायद तुम्हें ये मैच ईमानदारी से लड़ना चाहिए, जिस पर हाओ उखड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस उम्र के बाद मुझे आगे कभी खेलने का मौका मिलेगा? मैं रिटायर होने वाला हूँ, कम से कम इतने पैसे मेरे रिटायरमेंट के बाद काम तो देंगे, वरना मैं किसी बिल्डिंग पर लेबर का काम करता दिखूंगा। तुम क्या चाहती हो बताओ वेट्रेस। वो लेइंग को और भी बुरा भला कहता है, जिससे दुखी होकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि हाओ बहुत गंदे तरीके से मैच हार जाता है। उधर शाम को नशे की हालत में लेइंग का बॉस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके जवाब में लेइंग पहले तो उसे रोकती है, लेकिन बात हद से ज्यादा बिगड़ जाने के बाद हाओ का सिखाया हुआ पंच दे मारती है, जिससे उसका बॉस वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब हम डोउ डोउ को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में लेइंग की जमानत ले रही होती है। वो डोउ डोउ से पूछती है कि कभी तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है? वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस उन्होंने मेरा प्रमोशन तब तक रोक कर रखा है जब तक कि मैं कोई क्लाइंट लेकर नहीं आती। वैसे तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। लेइंग की डोउ डोउ की ये हालत देखी नहीं जाती। वो वाकई अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष कर रही थी। ऐसे ही लेइंग उससे कहती है कि मैं तुम्हारी क्लाइंट बनने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि शो में क्या बोलना है। ये सुनकर डोउ डोउ खुशी से कूदने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी बहन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। उल्टा मेरे बॉस तो तुम्हारे प्रोफाइल को देखकर पहले से ही इंटरेस्टेड थे, आखिर मेरे लिए इससे अच्छा और क्या ही होगा। अगले रोज हम लेइंग को जॉब सीकिंग शो में देखते हैं, जहाँ उससे कई सवाल किए जाते हैं और उन्हीं में से एक सवाल होता है कि आखिर वो इतने दिनों से क्या कर रही थी, जिस पर वो बॉक्सिंग का जिक्र करती है। जजेस पूछते हैं कि तुम बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहती हो? वो कहती है क्योंकि मैं कोच के करीब आना चाहती थी। उसका ये जवाब सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और तभी वहाँ पर उसके घर पर रिकॉर्ड की गई वो वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें लेइंग अपनी माँ से नौकरी के चक्कर में बहस कर लेती है। दर्शकों से लेकर जजेस तक सभी उसकी हरकत पर काफी गुस्सा करते हैं। लेइंग को भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है और लोगों का शोर इतना तेज हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वहीं पर वो होश खोकर गिर जाती है। लेकिन सुबह जब लेइंग की आंखें खुलती है तो वो पहले जैसी नहीं रह गई थी, वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसे अब जीतना था
और खुद को साबित करके दिखाना था। इसीलिए वो वापस फिटनेस क्लब में जाकर जिम के मालिक से कहती है कि मुझे सिखाओ, मुझे बॉक्सर बनना है। लेइंग के शरीर को देखकर उन्हें अंदाजा लग चुका था कि ये लड़की कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उन्हें मेंबरशिप बेचने से मतलब था। इसलिए लेइंग के इस पागलपन पर वो हाँ कर देते हैं। अब लेइंग मेंबरशिप लेती है और जी तोड़ मेहनत में लग जाती है। इस दौरान उसे ना जाने कितनी बार टेस्ट में अनक्वालिफाइड किया जाता है, पर लेइंग हारने वालों में से नहीं थी। एक एक करके वो खुद को न केवल प्रिपेयर करती है बल्कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए फिट भी हो जाती है। बदलते मौसम के साथ साथ वो खुद को इतना बदल लेती है कि उसका ये नया रूप देखकर उसके पिता भी हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी बीमार हो गई है, पर लेइंग उन्हें बताती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस बॉक्सिंग ने मुझे पतला कर दिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारी बहन लेडान अकेले अपने दम पर ग्रोसरी स्टोर नहीं संभाल सकती, तो क्या तुम फ्री टाइम में वहाँ जा सकती हो। लेइंग बोलती है कि अगर मैं वहाँ गई तो मेरी बहन से मेरी फिर से लड़ाई हो जाएगी, जिस पर उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं लेकिन इस बार वो तुमसे जीत नहीं पाएगी, आखिर तुम एक मुक्केबाज जो बन गई हो। और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद लेइंग के पिता के साथ वो अपने घर वापस आ जाती है और स्टोर का काम संभालने लगती है। दोपहर में प्रैक्टिस करने के लिए जब वो जिम में जाती है तो मालूम पड़ता है कि अगले हफ्ते में उसका मैच है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है और कोच भी उसकी ट्रेनिंग में फोकस करने लगते हैं। एक रोज जब लेइंग दुकान के कुछ जरूरी सामान को गाड़ी से उतार रही होती है, तभी वहाँ पर हाओ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए आता है। वो लेइंग को देखकर पहली नजर में पहचान जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेइंग कोल्ड ड्रिंक्स के कैरेट के साथ उसका पीछा करने लगती है और फिर दोनों एक जगह पर जाकर मिलते हैं, जहां उसे मालूम पड़ता है कि हाओ ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर के तौर पर काम करता है। वहीं लेइंग उसे बताती है कि मैं बॉक्सिंग सीख रही हूँ और अगले हफ्ते मेरा मैच है, क्या तुम उसे देखने के लिए आओगे। जिस पर हाओ उसके मुंह पर मना कर देता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने बॉक्सिंग करियर ही क्यों चुना। लेइंग बताती है क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ, जिंदगी में एक बार मुझे अपने आप को साबित करना है और यही मेरी आखिरी इच्छा है। तभी हाओ अपना काम करने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद बॉक्सिंग का मैच का वो दिन आ जाता है। लेइंग का नाम पुकारा जाता है। वो रिंग की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे पुरानी लेइंग मिलती है, जो उससे एक नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट कह रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि लेइंग की अपोनेंट उसे काफी बुरी तरह से मार रही होती है और ये देखकर उसका पूरा परिवार मायूस हो जाता है। उन्होंने अपनी बेटी को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो धड़ाम से रिंग में नीचे गिरती है और अतीत के कुछ लम्हों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसे उसकी बहन के साथ हो रही लड़ाई दिखाई देने लगती है और फिर बॉयफ्रेंड का दिया हुआ वो धोखा नजर आने लगता है, जिनके ऊपर वो जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। यहाँ तक कि उनको माफ करने के बावजूद वो उनकी शादी में भी गई और तो और हाओ का उसका वेट्रेस कहना नजर आता है। फिर उसके साथ वो प्यार भरे लम्हे भी नजर आते हैं और साथ ही साथ शो में हुई बेइज्जती का वो पल उसके दिमाग में घूमने लगता है, जिससे डरकर उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो बच गई। जिसके बाद उसने जिंदगी में कभी भी ना हारने का फैसला किया और तभी फिर से कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां सब कुछ सोचकर लेइंग एक बार फिर से हिम्मत करके उठती है और अपने विरोधी पर वार करती है। लेकिन तब तक वो मैच हार चुकी थी, पर इस हारे हुए मैच ने उसे हार कर भी जिता दिया था। सभी उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि उसने कितनी हिम्मत करके खेला। उसकी बहन लेडान को भी अपनी गलतियों का मलाल हो रहा था। उसने अपनी बहन के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आखिर दुनिया की इसी नफरत ने उसे आज इतना मजबूत बना दिया। शाम को जब लेइंग स्टेडियम से बाहर जाने लगती है तो उसे रास्ते में हाओ मिलता है, जो उसका मैच देखकर बाहर निकलता है और कहता है कि तुमने वाकई बहुत ही उम्दा लड़ाई लड़ी, तुम बस जीतने ही वाली थी। लेइंग बोलती है कि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। हाओ उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लेइंग उसके मुंह पर मना करके वहाँ से चली जाती है। वो अब जान चुकी थी कि उसे जीवन में क्या करना है और आगे वो खुद को इतना बदल लेती है कि हम देखते हैं कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाती है, जिसने अनगिनत चैंपियनशिप जीती थी और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।